अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। रोज़ा खोल चुके हैं और रोज़ा आपका अच्छा गुजरा है। अल्लाह ताला की ज़ात करम करे। कुछ बारिशों के सिलसिले हैं, मौसम ख़राब हैं, अल्लाह पाक रहम करे। बहुत सारे हमारे ज़िम्मेदार भाई मेरी तरह जो कि इस वक्त बहुत सारी फसलों को लेकर तैयार बैठे हैं और ये मौसम शायद उनके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। अल्लाह ताला की ज़ात रहम करे, करम करे सोने पाकिस्तान पर भी, और हमारे सोने इस मुल्क से कोई भी किसी भी मुसीबत से ना पड़े। अल्लाह ताला की ज़ात तमाम ये बारिशों से लेके सैलाबों से लेके हमें महफूज रखे। चलते हैं वीलॉग की तरफ। हुकूमत ने अदालती मुहाज पर कमर कस ली है। फैसला कर लिया है कि अब आर होगा या पार होगा। पार्लियामेंट, हुकूमत और इंतजामी मामलात में जो मुदाखलत की जाती है उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पार्लियामेंट ही मुकद्दम है और मुकद्दम रहेगी। अगर यह फैसला कर लिया गया है और हमारे जराये के मुताबिक यह फैसला कर लिया गया है, तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, फिर दोबारा जस्टिस सजाद अली शाह बनने के लिए बंदयाल साहब तैयार हो जाएं। अगर बंदयाल साहब ने अपने करीबी दोस्तों को और अपने करीबी साथियों को बचाने के लिए रियासत की कुर्बानी देने की कोशिश की, तो फिर उनका इंतजाम भी अपने पहले एक सीनियर की तरह होगा। और वो मेरे ख्याल में ये कभी नहीं चाहेंगे, इज्जत से रुखसत होना चाहेंगे, तो उनको वही करना चाहिए जो कानून और आइन के मुताबिक है। हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल को तब्दील कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर है। आपको पता है, जो मौजूदा शहजाद अलही साहब हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट की मंशा के मुताबिक कहा गया था कि हमें ये चाहिए। हुकूमत ने ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली। जब सुप्रीम कोर्ट की ये बात तक मान ली, जो बंदा हुकूमत को जाके प्रेजेंट करता है वो भी उन्होंने अपना लगवा लिया और हुकूमत ने लगा लिया। तो मेरे ख्याल में हुकूमत की कोशिश थी कि चलो कोई बात नहीं है, ये अपना बंदा लगा लें, लेकिन कम से कम इसका हया करेंगे, ख्याल करेंगे, कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। अपना बंदा लगवाने के बाद भी जो उन्होंने किया वो भी आपने देख लिया। उनके दिल से इमरान खान की मोहब्बत और प्यार निकल ही नहीं रहा, और उनके पता नहीं किन के दिल से जो इमरान के लिए प्यार और मोहब्बत नहीं निकल रहा। लेकिन अब हुकूमत ने भी फैसला कर लिया कि टफ टाइम दिया जाएगा। इससे पहले हुकूमत ने मंसूर अवान को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर किया था, जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सख्त टाइम दे रहे थे। इसलिए अदालत ने इनके नाम पर एतराज कर लिया और अपनी मर्जी का बंदा लगवा लिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि अब इरफान कादर साहब को जो है ना वो सामने खड़ा कर ही दें। देखें, दो तरीके होते हैं, या तो आप नजरें झुकाकर गुजारा कर जिंदगी गुजार लें, और अगर आप नजरें भी झुका लें, आप गुजारा भी करना चाहें, अब मुल्क के वसीतर मुफाद में लड़ाई झगड़ा भी ना चाहें, अपने हकूक से भी दस्तबरदार हो जाएं सिर्फ इसलिए कि आप मुल्क का भला चाहते हैं, लेकिन इसको आपकी कमजोरी समझा जाए, तो फिर मेरे ख्याल में यहां पर इरफान कादर साहब को जरूर लगाना चाहिए। अपनी हकूक के लिए उस तरह लड़ना चाहिए जिस तरह का लड़ने का हक है। और मेरे ख्याल में इरफान कादर से बेहतर इसके लिए कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि वो माजी में ये साबित कर चुके हैं कि जजों के ओहदों का या जजों के जो उनकी जो पोस्ट होती है वो उसके रोब में नहीं आते। इरफान कादर साहब वही कहते हैं, वही करते हैं जो कानून और कानून कहता है, जो कानून में लिखा होता है। और ये देखें, अपना हक लेने के लिए भी आपको लड़ना पड़ता है। और मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए जिस तरह से इरफान कादर साहब लड़ सकते हैं, इस वक्त और कोई उनके लिए नहीं लड़ सकता। इस वक्त काफी तनकीद भी की गई, हमने भी हस्बे तफीक इस तनकीद में हिस्सा डाला कि जो हुकूमत अपनी मर्जी का अटॉर्नी जनरल नहीं लगा सकती, इससे बाकी क्या उम्मीद कर जा सकती है। लेकिन जब से ऑडियो लीक्स और दीगर मामलात आए हैं, अदालत की तरफ से इंतजामिया अमूर में मुदाखलत बढ़ गई है, तब हुकूमत की अकल ठिकाने आई है, बोल्ड फैसले करने शुरू कर दिए गए हैं। इस वक्त ऑडियो लीक्स मुतनाज़ा जजों के एहतसाब के लिए दबंग अटॉर्नी जनरल की अशद जरूरत है। कहा जा रहा है कि मंसूर अवान और इरफान कादर के नामों पर गौर किया जा रहा है। कुछ देर पहले वजीर आजम की मंसूर अवान से एक मुलाकात भी हो चुकी है। देखते हैं कौन पोजीशन संभालता है। साथ ही एक अहम खबर यह भी सामने आई है कि हसन अयूब साहब, जो कि मेरे ख्याल में आप सब जानते हैं, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया से लेकर सीनियर रिपोर्टर हैं और एक बड़े अदारे में काम करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, बाखबर सहाफी हैं। इनका कहना है कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल में दर्ज शिकायत का अबूरी जायजा शुरू कर दिया गया है, जिस पर अबूरी रिपोर्ट रुकन सुप्रीम कोर्ट जुडिशनल काउंसिल मोहतरम जस्टिस सरदार तारक मसूद करेंगे। हुआ नहीं, लेकिन करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपको यह बता दूं कि हल्की हल्की ढोलकी जो है वो बजनी शुरू हो गई है। नकवी साहब और इन जैसे तमाम दूसरे जज अपना इंतजाम कर लें कि उन्होंने जितना रुपया कमाया है, जितनी अन्नी पाई है, जो जो किया है,
उनको हिसाब देना पड़ेगा। देखें, अगर काजी फायज ईसा साहब हिसाब दे सकते हैं अपना और अपने बच्चों का पिछले 25-30 साल का, तो कोई भी दूसरा जज क्यों इस चीज से कतराता है? अगर गलत नहीं किया तो फिर हिसाब देने में प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? जब आप वहां पर बैठकर हर सियासतदान से या हर दूसरे से उसकी रसीदें मांगते हैं, कहते हैं कि ये साबित करें ये पैसे आपके हैं और हलाल के हैं, तो जनाब आपसे भी ये मांगा जा सकता है, बल्कि आपसे सबसे पहले मांगना चाहिए, क्योंकि आप इंसाफ करने वाले हैं। और अगर आप नहीं दे सकेंगे इंसाफ, या आप अपना हिसाब किताब नहीं दे सकेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में आपके पास कोई दूसरा राइट नहीं है कि आप किसी दूसरे से हिसाब मांगे। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अहम पेशरफ्त होगी, क्योंकि जस्टिस तारिक मसूद हम ख्याल बेंच में से नहीं है, इनकी रिपोर्ट न्यूट्रल है। एक दिन पहले पार्लियामेंट लाजिस में वजीर दाखिला ने यही मुतालबा किया था कि रेफरेंस पर अजलास बुलाएं और एक हफ्ते में फैसला मेरिट पर करें, मजीद ऑडियो और वीडियो ना आए। साबिक अटार्नी जनरल मुनीर मलिक साहब ने इंकशाफ किया है कि जनरल फैज जस्टिस काजी फायज ईसा से मिलना चाहते थे, लेकिन काजी फायज ईसा ने मना कर दिया था, कहा था कि आपने जो भी कहना है अटार्नी जनरल को बता दें, वो मुझे बता देंगे। कहा जाता है कि काजी फायज ईसा उन्हें शौकत अजीज सदीकी की तरह धमकाना चाहते थे, फैज आबाद धरने के फैसले पर असरअंदाज होना चाहते थे। ये बात बिल्कुल ठीक है, उनका स्वाय इस बात के कि वो फैजाबाद धरने वाले केस पर असरअंदाज हों, या वो काजी फैसला को समझाना चाहें या धमकाना चाहें, या उनको अपनी लाइन पे लाना चाहें, या उनको बताना चाहें कि अगर आपने ऐसा किया तो आप इबरत का निशान बन जाएंगे, जो कि बाद में इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई। अगर वो मिल लेते तो उनको यही समझाना था कि जनाब आप हमारे वाले बेंच पे आ जाएं, हमारी वाली साइड पे आ जाएं, जो हम लिख कर देंगे वो फैसला सुनाते जाएं, आप भी याशी फरमाएं और हमें भी हुकूमत मजीद 10 साल करने की जो प्लानिंग है उस पर अमल दरामद करने दें। रस्ते में दीवार ना बने, रस्ते में रुकावट ना बने, जैसे जस्टिस शौकत अजीज सदीकी उस रस्ते में दीवार बन गया। उसने एक एक चीज बताई कि ये क्या चाहते हैं, क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं। 3 साल में इन्होंने कहां मेहनत की है, जो जॉब इनकी थी, जो इंटेलिजेंस के सरबराह थे, वहां पे इन्होंने मेहनत 3 साल नहीं की, बल्कि इन्होंने 3 साल मेहनत एक जमहूरी हुकूमत को गिराने की, एक वजीर आजम जो अवाम की तरफ से वोट लेकर इस अवान में आया है उसको घर भेजने के लिए 3 साल मेहनत की है, उसकी बेटी को कैद में डालने, जेल में डालने की तैयारी की है, लेकिन अपना काम नहीं किया जो इनके जुम्मे काम है, जिस काम की ये तनहा लेते हैं। तो इसलिए जस्टिस काजी फायज साहब ने कहा कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, मुझे आपसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपने जो पैगाम, जो मैसेज देना है वो अटार्नी जनरल को दे दें और वो मुझे बता देंगे। और मेरे ख्याल में अटार्नी जनरल को ये मैसेज नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने मिलने पर बजिद रहे, लेकिन बहादुर जज जो है वो उनसे नहीं मिला। एक और अपडेट है, इधर जमान पार्क से बरामद होने वाले असले का फॉरेंसिक कर लिया गया है। फॉरेंसिक से पता चला है कि असला गैर कानूनी है, लाइसेंस याफ्ता नहीं है। अब यह तय किया जा रहा है कि वजीराबाद के हमले में क्या इस असले से गोलियां चली थी जिनसे मुअज्जम की हलाकत हुई, यानी मामला आगे बढ़ रहा है। अगर इस असले का मैच वजीराबाद के वाक़े से हो गया तो एक बड़ा मुकदमा इमरान खान पर बनने के लिए तैयार है, और बनना भी चाहिए कि एक आदमी को हलाक किया गया, एक आदमी को जान से मारा गया, एक फैमिली के सरबराह को हलाक किया गया, उसकी हलाकत हुई। अब देखना यह है कि जिसने मारा उसका असला लाइसेंस वाला था या फिर वो गैर कानूनी असला था, और अगर गैर कानूनी असला हुआ तो मारने वाले के साथ साथ मेरे ख्याल में जिसने उसको रखा हुआ था यानी कि इमरान खान साहब, उस पर भी मुकदमा जरूर बनेगा। अदालती खबर यह है कि इमरान खान के भांजे हसान नियाजी को कोयटा में एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें इस्लामाबाद से कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। हसान नियाजी के मामले पर हफीजुल्लाह नियाजी साहब का वो जुमला याद आ रहा है जो उन्होंने चंद दिन पहले कहा था, इमरान खान के बच्चे लंदन में महफूज हैं और मेरा बच्चा इमरान खान के पीछे लगकर पकड़ा गया है। मैं देखें, इस वक्त हफीजुल्लाह नियाजी साहब बाप होकर बेटे के पीछे इस्लामाबाद से कोयटा तक ख्वार हो रहे हैं। इमरान खान जाहिर है जमान पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, यही हकीकत है। लोगों ने इमरान खान के बच्चों को, जब मैं एक बात कहूं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब मेरे तो बड़े भाई भी हैं, मेरे मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, बाप की तरह प्यार करते हैं, बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं, मेरे वो बुजुर्ग भी हैं, मेरे वो भाई भी हैं, मेरे वो दोस्त भी हैं। हसान के बारे में जब भी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं उसका एक अपना नजरिया है, लेकिन मेरे ख्याल में हसान अपने नजरिए से थोड़ा सा आगे चला गया है। मामे की मोहब्बत में वो बहुत सारी चीजें भूल गया था जो कि उनको हफीजुल्लाह नियाजी साहब समझाने की कोशिश किया करते थे, करते रहते थे। देखें, आज अगर दो चीजों को मिलाया जाए, एक हसान उल्लाह खान नियाजी साहब को और एक उस बच्चे को, बिलाल को, जो पिछले दिनों में पीटीआई की मोहब्बत और इमरान खान की मोहब्बत में इस दुनिया से चला गया, दोनों की सूरत में
وقت ان کے گھر والوں کو پڑا ہوا ہے. بلال کا باپ روتا رہا, اس کی بہن یہ کہتی رہی کہ خدارا اپنے بچوں کو عمران خان نیازی سے بچائیں. حفیظ اللہ نیازی خان اپنے بچے کے پیچھے کبھی اسلام آباد تو کبھی کوئٹہ جا رہے ہیں, لیکن نہ عمران خان کو فرق پڑا بلال کی شہادت پر اور نہ اس کو فرق پڑا حسان اللہ خان نیازی کی گرفتاری پر. وہ دونوں صورتوں میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے, اور دونوں صورتوں میں وہاں پر ایک باپ روتا رہا اور دوسرا باپ اپنے بیٹے کے لیے شہر سے شہر در بدر ٹھوکریں اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کو اپنے بچے کی محبت, اپنے بچے کا پیار, یہ اس کا فرض بھی ہے, باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کے پیچھے جائے چھڑائے. لیکن یہاں میں یہ کہتا چلوں, یہ دونوں مثالیں ان ماں باپ کے لیے ایک بہت عبرت کا نشان بھی ہیں, سیکھنے کے لیے ہے کہ عمران خان نیازی کے لیے اپنی اولاد کو اس جہنم میں نہ اتاریں جس کے لیے عمران خان, جس جہنم کے لیے عمران خان کو آپ کے بچے بطور ایندھن چاہیے. اس ایندھن نہ بننے دیں, اپنے بچوں کو بچائیں. حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کو اور بلال کے والد صاحب کو دیکھیں اور پھر دیکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا عمران خان اس قابل ہے کہ آپ کے بچے اس کے لیے جیلوں میں جائیں یا اپنی جانیں قربان کریں. پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما سابق قومی اسمبلی ممبر اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آگئے ہیں, جن میں غلام بی بی بروانہ, فرخ حبیب, عامر ڈوگر, مراد راس, وارث عزیز اور علی اختر شامل ہیں. غلام بی بی بروانہ چک 243 میں 50 ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے. انہوں نے سرکاری اراضی کی سرکاری فضیلت خزانے میں جمع نہیں کروائی, جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما فرخ حبیب نے سرکاری اراضی پر غیر قانونی سٹینڈ بنا رکھا ہے, کار سٹینڈ بنا رکھا ہے. وارث عزیز نے فیصلہ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں تعیناتی کے دوران 2043 تک اسٹیٹ مینجمنٹ کرتی تھی. اس منصوبے پر 2500 کنال زرعی اراضی کو رہائشی میں تبدیل کر کے کروڑوں روپے کا گھپلا کیا گیا ہے. مراد راس اس انصاف اکیڈمی بنانے کے لیے من پسند ٹھیکے دینے کا الزام ہے, جبکہ اینٹی کرپشن نے سابقہ وزیر مراد رئیس اور اس کے سمیت تمام رہنماؤں کو طلب کر رہی ہے. وہ وقت آنے والا ہے جب ان سے ہم یہی کہتے تھے اس حکومت سے کہ ان لوگوں نے جو کرپشنیں کی ہیں, ان لوگوں نے جو پیسے بنائے ہیں, ان لوگوں نے جو گڑبڑ کی ہیں, اس کے ثبوت لے کے آئیں اور ان کو پکڑیں, عوام کو دکھائیں, نہ کہ ان کو کسی ایسے کیس میں پکڑیں کہ آپ صبح پکڑے اور یہ شام کو چھوٹ جائیں. نہ, ان کو وہ کیسز میں پکڑے جو ان لوگوں نے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہے. اور خدا کے واسطے حکومت کو چاہیے کہ بتائے عوام کو, پاکستان 70-75 سال میں جتنا قرضہ لیا ہے اس حکومت نے اس قرضے کو ڈبل کیا ہے. وہ قرضہ انہی لوگوں نے کھایا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ بتائے کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے کرپشن کی ہے, کیسے کیسے پیسے کھائے ہیں. میرے خیال میں حکومت نے درست قدم اٹھا لیا, یہ چیزیں کرنی پڑیں گی دونوں سائڈ پہ. عمران خان کو عدالتی محاذ پر بھی روکنا ہے, اور دوسری طرف اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے چوروں کو, لٹیروں کو, ان کی کرپشن عوام کو دکھا کر بھی رائے راست پر لانا ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر پاکستان بچانا ہے تو آج پی ڈی ایم حکومت کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے, اپنے اس خول سے نکلنا ہوگا جس میں وہ صرف کام کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نیازی ان کو صرف کام نہیں کرنے دے گا, تو اس لیے بہتر ہے عمران خان نیازی کو اسی کے سٹائل میں روکا جائے اور پھر ہی پاکستان آگے جائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوستو.